हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में। यहाँ आज जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज का, देखिए फोरेंसिक विज्ञान क्या होती है। ठीक है दोस्तों, फोरेंसिक विज्ञान क्या होती है तथा फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि को समझाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो फोरेंसिक विज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे फोरेंसिक विज्ञान होता क्या है और फोरेंसिक विज्ञान में क्या है जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि है इसको भी समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फोरेंसिक विज्ञान होता क्या है। तो बेसिकली फोरेंसिक विज्ञान में क्या होता है दोस्तों कि इस फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत अपराधों की विवेचना की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी यदि अपराधी व्यक्ति है उसकी इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, या क्या कर सकते हैं, उसकी विवेचना कर सकते हैं। इनमें से देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक साबित हुई है। यानी फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत यदि बात की जाए तो फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है ये काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी सहायता से अपराधी के रक्त या वीर, इसके अलावा अस्थि मज्जा आदि से क्या करते हैं हम कि सैंपल को तैयार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा आदि की विवेचना करने के लिए साथ ही साथ संतानों के माता पिता संबंधी विवादों को जो सुलझाने की समस्या है, ठीक है दोस्तों, इसका भी समाधान यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि फोरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत अपराधों की विवेचना की जाती है। इनमें से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक साबित हुई है। इसकी सहायता से अपराधी के रक्त, वीर, बाल आदि की विवेचना करने के साथ साथ संतानों के जो माता पिता हैं उनकी संबंधी विवादों को सुलझाने में भी अत्यधिक सहायता मिली है इस तकनीक के माध्यम से। देखिए इसी कारण आज फोरेंसिक विज्ञान इसका उपयोग व्यावसायिक विषय के रूप में भी होने लगा है। ठीक है दोस्तों, इतनी खूबियों के चलते इसका उपयोग आजकल व्यावसायिक विषय के रूप में भी होने लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की उपयोगिता देखते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो उपयोगिता है तो यहाँ पे समझिए कि यह एक ऐसी टेक्निक है, यह तकनीक है जिसकी सहायता से व्यक्ति के जो डीएनए का प्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए का जब प्रिंट तैयार कर लेते हैं तो उस प्रिंट को तैयार करने के बाद इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की उपयोगिता तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि है, तो देखिए यहाँ पे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि देखेंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि में देखिए जो हमारा पहला स्टेप है, ये पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप समझिए कि इस तकनीक में सर्वप्रथम जो वंचित व्यक्ति है, ठीक है, तो उस वंचित व्यक्ति के जो डीएनए का सैंपल है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो वंचित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। अब इस डीएनए का सैंपल प्राप्त किसके माध्यम से करेंगे, तो वो डीएनए का जो सैंपल है हमको किसके माध्यम से प्राप्त होगा, रक्त के माध्यम से प्राप्त होगा। अब ना केवल रक्त के माध्यम से हमको सैंपल प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा हम वीर या अस्थि मज्जा से भी क्या कर सकते हैं, सैंपल को एकत्र या कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस कार्य के लिए यहाँ पे डीएनए की भी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डीएनए की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता या नीड होती है इसकी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसमें जो वंचित व्यक्ति है उसके डीएनए का सैंपल प्राप्त किया, और उसके डीएनए का सैंपल किसके थ्रू प्राप्त किया, हमने ब्लड के थ्रू प्राप्त किया। ठीक है, और डीएनए की मात्रा भी हमने अल्प मात्रा में ली। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है या दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि जो अब हमको डीएनए का सैंपल यहाँ पे हमने लिया, तो उस प्राप्त डीएनए सैंपल को हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में क्रिया कराते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया करा करके क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। अब देखिए जब डीएनए का फिंगरप्रिंट हमने तैयार कर लिया, इसके बाद क्या होता है कि जेल से प्राप्त जो डीएनए है उसको अब हम क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो प्राप्त डीएनए सैंपल था उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराया और उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया कि डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया। अब हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया तो जेल से प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंट को अब हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जेल से प्राप्त जो हमारा क्या है, जेल से प्राप्त जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट है उसको हम क्या करते हैं, अब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इस फिल्टर को हम क्या करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखते हैं। ठीक है, ये जो फिल्टर मेम्ब्रेन
में रखा है उसको क्या करते हैं हम 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखते हैं। देखिए ओवन में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर होता है तो फिल्टर पेपर पर डीएनए का क्या बन जाता है, प्रोब बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, डीएनए का प्रोब बन जाता है। अब देखिए जब यहां पे डीएनए का प्रोब बन जाता है तो इन डीएनए प्रोब्स को धोने के पश्चात क्या करते हैं हम कि इसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं या परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसका ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हमने इसका क्या किया, विश्लेषण कर लिया। अब देखिए जब विश्लेषण कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है, इसमें कई सारे हमको बैंड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, हमको कई सारे बैंड दिखाई देते हैं। अब देखिए इन बैंड को हम क्या कहते हैं कि जो प्राप्त डीएनए बैंड है, तो जो हमको डीएनए की बैंड जो प्राप्त हो गई है, ठीक है, तो उस प्राप्त डीएनए बैंड को हम क्या करते हैं कि अपराधी के डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, अब यदि अपराधी के जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, तो यदि वंचित व्यक्ति के डीएनए का फिंगरप्रिंट और अपराधी का फिंगरप्रिंट यदि आपस में मेल हो जाता है, यानी जो उनमें बैंड है आपस में, जो डीएनए बैंड है, तो डीएनए बैंड यदि आपस में एक समान दिखाई देते हैं, ठीक है, तो डीएनए बैंड यदि आपस में एक समान दिखाई देते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यही व्यक्ति अपराधी है। ठीक है, अर्थात जिस व्यक्ति के साथ हमने वंचित व्यक्ति का डीएनए बैंड मिलाया है, यदि उस व्यक्ति से मिल गया तो हमको पता चलेगा कि यही व्यक्ति क्या है, रियल में अपराधी है। ठीक है, और देखिए यदि डीएनए बैंड्स आपस में यदि मेल नहीं खाते हैं तो फिर वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि वास्तविक अपराधी है या नहीं, इसकी तो पुष्टि हो गई। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि इसी प्रकार की विवेचना हम या निष्कर्ष जो है संतानों के जो माता पिता के निर्धारण में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संतानों के माता पिता के निर्धारण में हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे समझिए। देखिए मान लीजिए कोई यदि स्त्री या फीमेल क्या कहती है कि वंचित जो बच्चा है वो क्या है, मेरा है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है कि उसको यदि हमको वास्तव में पता करना है कि ये बच्चा जो है तो इसी माँ का है कि नहीं, तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि उस माँ के डीएनए का सैंपल तैयार करेंगे ब्लड से लेके, और जो बच्चा है उसका भी डीएनए सैंपल तैयार करेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू क्या करेंगे, उसमें डीएनए बैंड मिलाएंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगर सैंपल तैयार करने के बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे उसमें भी। ठीक है, अब उसको भी जब जेल से प्राप्त डीएनए होगा उसको भी नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, और सेम प्रक्रिया पूरी वही होगी। ठीक है, अब यदि यहाँ पे डीएनए बैंड या डीएनए प्रोब आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए बैंड यदि आपस में बच्चे और माँ के डीएनए बैंड आपस में यदि एक समान दिखाई देते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वंचित व्यक्ति का के पिता या माँ यही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि देखिए जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि होती है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से जो भी वंचित व्यक्ति होता है तो उसके डीएनए से क्या करते हैं, सैंपल प्राप्त करते हैं। और डीएनए का सैंपल प्राप्त करने के लिए हमको किसकी किसकी जरूरत होती है, या तो हम रक्त से सैंपल तैयार कर सकते हैं, और यदि रक्त के माध्यम से नहीं करना हो तो इसके अलावा हम वीर्य, अस्थि मज्जा आदि के माध्यम से भी ब्लड का सैंपल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका सैंपल डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। ठीक है, इनके ब्लड के माध्यम से हम डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमको डीएनए की अल्प मात्रा में जरूरत होती है, यानी बहुत कम मात्रा में डीएनए की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए अब जो प्राप्त डीएनए सैंपल होता है, तो यहाँ पे जो प्राप्त डीएनए सैंपल है उसको हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्रिया कराने के बाद क्या करते हैं कि इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया, अब क्या होता है कि जेल से प्राप्त डीएनए जो होता है उसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अब जेल से प्राप्त जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर दिया, और इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि फिल्टर मेम्ब्रेन पर डीएनए का क्या बन जाता है, एक प्रोब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोब बन जाता है। और इन डीएनए प्रोब्स को धोने के पश्चात क्या होता है, इसका ऑटो रेडियोग्राफी करके हम इसका विश्लेषण या निरीक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्राप्त डीएनए बैंड होता है तो उसको अपराधी के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। ठीक है, तो यदि अपराधी के डीएनए फिंगरप्रिंट में जो बैंड है और वंचित व्यक्ति का जो डीएनए बैंड है यदि आपस में एक समान होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है या पता चल जाता है कि यही व्यक्ति वास्तव में अपराधी है।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रक्रिया के थ्रू हम किसी भी अपराधी को पता लगा सकते हैं। ठीक है, यह वंचित व्यक्ति जो है संतानों के माता पिता के निर्धारण को में भी यह प्रक्रिया जो है बिल्कुल माननीय है। तो इस प्रकार के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।